नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बागी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। दोनों दलों के प्रमुख दलों ने बागी उम्मीदवार पार्टियों के उम्मीदवार के लिए अब मुसीबत पेश कर रहे हैं। 1 दर्जन के करीब कांग्रेस में तो 2 दर्जन के करीब बीजेपी के बागी मैदान में हैं। कई नेताओं ने तो पार्टी के एक्शन से बचने के लिए खुद मैदान में उतरने की बजाय अपनी पत्नियों को मैदान में उतार दिया। हालांकि बागियों पर पार्टी एक्शन भी ले रही है। मान मनोबल के बाद भी मैदान में डटे इन बागियों के पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा और मैदान में जो डटे हैं उनके डटे रहने पर पार्टियां उन्हें पार्टी से निष्कासित कर रही हैं। अब पक्ष विपक्ष के बीच अपने भी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। देखना यह है कि निकाय चुनाव में बागी क्या गुल खिलाते हैं। तो निकाय चुनाव में चुनौतियां हैं। बागियों से किस पार्टी को कितनी चुनौती है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 1 दर्जन बागी और बीजेपी के करीब 2 दर्जन बागी हैं। क्या इन बागियों का इंपैक्ट पड़ेगा पार्टी के परिणामों पर? क्या छवि पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? और निकाय चुनाव में अगर बागी उतर कर आ रहे हैं तो उसको सियासी दल कैसे साथ देंगे, खासकर बीजेपी और कांग्रेस? ये बड़े सवाल हैं। इनके जवाब हम तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश में 3 नगर निगमों समेत 7 शहरों में निकाय चुनाव को महज अब 10 दिन ही बचे हैं। जहां जहां चुनाव होने हैं वहां चुनावी रंगत साफ नजर आ रही है। पर इस बार खास ये भी है कि चुनाव में डटी दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को बागी उम्मीदवार डरा रहे हैं। बीजेपी के सामने तो इस बार कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा चुनौती है। कांग्रेस के 1 दर्जन बागी मैदान में हैं तो बीजेपी के लिए 2 दर्जन बागी प्रत्याशी पार्टी के लिए चुनौती बन गए हैं। बीजेपी ने रोहतक में 3 तो सोनीपत में 8 कार्यकर्ताओं नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रेवाड़ी में चुनाव लड़े कुछ निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों ने तो पोलिंग बूथ को शिफ्ट करने पर वोट न डालने और बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यहां सत्ता से जुड़े नेताओं को आगाह किया जा रहा है। 2500 वोटों की कॉलोनी है उत्तम नगर। यहाँ से बूथ उठा के 100 वोटों की भी कॉलोनी नहीं है जो सजन कॉलोनी के नाम से है, वहां बूथ ले जाके टेक दिया जी। और जो बूथ जहां रखा है, जो लाइब्रेरी है, वो जो सचिन नाम का जो कैंडिडेट खड़ा है, निखिल जो खड़ा है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जहां उन्होंने बूथ रख दिया। और ना हमारा वोट पूरा हुआ तो तड़का दिल्ली रोड ने भी काम करके बैठांगा हम तो। हमारी पब्लिक सारी वहाँ बैठे नहीं डालेंगे भी नहीं डालेंगे। अफसर साहब जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं अपने घर, लेकिन अगर हमारा बूथ चेंज नहीं हुआ तो ना हम वोट डाल लेंगे और ना डालने देंगे। ठीक है जी। गौरतलब है कि इन छोटे चुनाव में प्रत्याशी और उनके समर्थक ज्यादा सक्रिय और आक्रामक दिखते हैं। चूंकि स्थानीय स्तर के इन चुनाव में प्रत्याशी वार्ड के वोटर्स को लगभग जानते ही हैं, इसलिए विधायकों मंत्रियों को खड़काने में परहेज नहीं करते। उधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सोनीपत में सदन और मेयर की बड़ी जीत का दावा किया है। निश्चित तौर से जैसे फिगर सामने आए हैं, हम कह सकते हैं 22 के 22 बहुत मजबूती से जीतेंगे। और हमारा मेयर भी बहुत भारी मत से हमारे राजीव जैन जहाँ से जीतकर पूरे इंडिया में उनका नाम रोशन होगा। जिस प्रकार से पानीपत में हमारे अवनीत कौर ने 75,000 वोटों से लेकर के पूरे देश में नाम रोशन किया, तो हमारी कोशिश है सोनीपत का मेयर भी, जो हमारे निगम के सभी जो 3 हैं, उनमें सबसे मतों से ज़्यादा से सोनीपत का राजीव जैन जीते। चलिए, जो जो वक्त गुजर रहा है मुकाबले दिलचस्प हो रहे हैं। थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है कि 4 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावी नतीजे 10 से 15% तक वोटर्स की राय बदल सकते हैं। वैसे ये चुनाव चेहरे, भरोसे और काबिलियत के चुनाव हैं, पर चुनाव तो चुनाव होते हैं। किसी की हार और जीत के ऐसे कारण भी बन जाते हैं
जिनका चुनाव के दौरान इल्म तक नहीं होता। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। देवेंद्र, रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश करी कि जो बागी हैं वो चुनौती पेश करें। महेश, हमने देखा और वीरेंद्र जी ने भी देखा किस तरह से बागी जो हैं वो चुनौती पेश करें। शुरुआत में देवेंद्र आपसे ही कर रहा हूँ, अगर और डीप समझने की कोशिश करें कि बागियों से किस सियासी दल को क्या चुनौती है, तो ओवरऑल क्या कुछ नजर आता है ज़मीन पर? जो सियासत है निकाय चुनाव की, वो क्या कहती है? क्योंकि हमने तमाम आरोप देखे कि बूथ पर्सनल प्रॉपर्टी पर लगा दिए गए हैं, बूथ नहीं बदले जाएंगे तो हम मतदान नहीं करेंगे, यानी कि वोट चोरी का डर भी जो समर्थक है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या कहती है, पहले आप वो बताएं। देखिए सौरभ, पहली बात तो यह कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में है, क्योंकि बाकी पार्टियां ना के बराबर है। मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में होना, और बीजेपी अभी लीड ले रही है तैयारियों के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, सरकारें होने के हिसाब से, नेताओं की ट्रेंड फौज, कार्यकर्ताओं की ट्रेंड फौज होने के नाते। और कांग्रेस जब तक तैयारी शुरू करती है, बीजेपी तैयारी कर चुकी होती है और दूसरा तीसरा राउंड होता है उनका। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव मई 2024 में हुए थे, फिर उसी साल 2024 के बाद अक्टूबर में हुए थे, तो 1.5 साल तो करीब हो गया विधानसभा को और 2 साल लोकसभा चुनाव को। ये वो लोग हैं जो छोटे सेकंड लाइन के नेता होते हैं जिलों में, जो एमएलए के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जो चुनाव में पार्टी के लिए काम करते हैं। उनको लगता है कि हमारा जो कद है, जितनी हमारी हैसियत है और जो हमारी पोजीशन है, हम भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना, देखिए भले ही वो इनेलो आम आदमी पार्टी हो, हर कार्यकर्ता पार्टी का, चाहे कमजोर पार्टी है चाहे मजबूत, हर कार्यकर्ता का एक सपना होता है मैं चुनाव लड़ूं, जनप्रतिनिधि बनूं। चुनाव लड़ूंगा तो पब्लिक में मेरी पैठ होगी, पब्लिक रिलेशन होगा, उसको एक गनमैन भी मिलता है, एक कुछ हसरतें होती है, हसरत जिसको हम कहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो टिकट की इंतजार कर रहे थे, निकाय चुनाव में हम लड़ेंगे, लेकिन टिकट तो एक को मिलना है। इसी वजह से जो हमने विधानसभा में देखा था, कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ ज्यादा बागी खड़े हुए थे, लेकिन अब इस चुनाव में हम देख रहे हैं कांग्रेस के बागी अगर 1 दर्जन है तो बीजेपी में 2 दर्जन। बीजेपी में बागी ज्यादा होने की वजह यह है कि बीजेपी की टिकट प्रीमियम टिकट है। उनको लगता है कि बीजेपी उम्मीदवारों के चांस ज्यादा है। बीजेपी सरकार में है, सेंटर में भी है, तीसरी बार हरियाणा में बनी है। जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, जीतने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। इसी वजह से प्रीमियम टिकट है, जिस टिकट की दौड़ में ज्यादा लोग होते हैं, इसी वजह से बीजेपी में बागी हैं। आपको बता दूं, यहाँ सोनीपत और रोहतक जो जीटी रोड बेल्ट ही माना जाता है, सोनीपत तो है जीटी रोड बेल्ट, बगल में रोहतक है, रोहतक को हम प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। वैसे राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन राजनीति जहां सबसे ज्यादा होती है वो रोहतक या हिसार है। तो रोहतक में 3 कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने निष्कासित किया और सोनीपत में 8 को। सोनीपत में 8 इसलिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से आते हैं और भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ भी है, दिल्ली से सटा हुआ है, पानीपत से सटा हुआ है, सोनीपत रोहतक से सटा हुआ है, जींद से सटा हुआ है। तो रोहतक की अहमियत है। रोहतक में 3 जो बागी उम्मीदवार हैं उनको पार्टी से निकाला गया है और सोनीपत में 8 को निकाला गया है। और आज जो रेवाड़ी में हम देख रहे हैं, रेवाड़ी या हीरवाल वैसे शांत इलाका माना जाता है, लेकिन ये उग्रता जो हम देख रहे हैं, उनका आरोप यह है कि सत्ता से जुड़े नेता और एक मंत्री वो अपने समर्थकों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, शायद सरकार की तरफ से भी ये दबाव हो कि चुनाव जीतना है, अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है निकाय चुनाव का उसको और बेहतर करना है। तो वजह कई हो सकती है। तो वहां के एक मंत्री और सत्ता से जुड़े नेताओं के खिलाफ ये रोष जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब जो बूथ जहां पहले वोट डलते आ रहे हैं उसको कहीं दूर ले जाया जा रहा है। बहुत सारी इस तरह की शिकायतें हैं। और ये लोग, चूंकि वार्ड में देखिए छोटा चुनाव होता है, हर उम्मीदवार निर्दलीय हो, बागी हो चाहे अधिकृत उम्मीदवार हो, उसको पता होता है मेरे वार्ड में कितने वोटर्स हैं, किसकी क्या किसके बारे में क्या अंदाजा होता है कि वो किसके साथ जा सकता है। इसलिए ये उग्रता ज्यादा नजर आ रही है। और इस बार रेवाड़ी जैसे शहर में उग्रता नजर आना, आप मान सकते हैं कि इन चुनाव को लेके तैयारियां क्या है और किस तरह के लोग चुनाव लड़के चुनाव जीतना चाहते हैं। महेश, मौजूदा स्थिति को देखकर क्या माना जाए? आमतौर पर कहा जाता है कि जिसके सबसे ज्यादा दुश्मन उसको सबसे ज्यादा चुनौती, जिसके सबसे ज्यादा बागी उसको सबसे ज्यादा चुनौती। कांग्रेस के बागी कम 1 दर्जन और बीजेपी के 2 दर्जन। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी को चुनौती ज्यादा है और कांग्रेस को चुनौती कम है?
देखिए, संख्या के लिहाज से ये मानना ज़रा मुश्किल हो सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की खास बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों को उतनी संजीदगी से नहीं लेती कि जितनी भारतीय जनता पार्टी लेती है। आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री किस तरीके से इन चुनावों में शामिल हो चुके हैं, और आए दिन इसी कार्यक्रम में जिक्र मैं करता हूं कि यहाँ तो नायब सिंह सैनी खुद उम्मीदवार बन जाते हैं। अब मुख्यमंत्री प्रदेश का अगर उम्मीदवार बन जाए और फिर ये कहे कि आपका मेयर मैं बनूंगा, मुझे वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान का बटन दबाइए, तो फिर किसी के लिए भी फैसले करने में काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। वोटर्स का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो ये मानकर चलिए कि संजीदगी की जहां तक बात है, मेहनत की जहां तक बात है, मैनेजमेंट की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं। हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी बागी थे उन्हें हर तरह की सहयोग और समर्थन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे थे। हर दिन की मॉनिटरिंग चल रही थी कि ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है कितने हजार वोट तक पहुंच चुका है और कितना सहयोग और समर्थन उसका करना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी रैलियां हैं जहां पर लोग भेजकर उसे मजबूत दिखा। ठीक है महेश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, टेक्निकली फॉल्ट की वजह से। मैं लौटूंगा आपके पास। वीरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो निकाय चुनाव के समीकरणों पर बागियों का प्रभाव किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि बागियों की संख्या बढ़ी हुई है और बागी चुनौती भी पेश करते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है सर? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इतनी गंभीर है कि जो पार्टी के प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, उन्होंने आज पंचकुला में बैठक ली। मतलब पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी इन चुनाव में मशगूल हो जाते हैं, मतलब वो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। और जो बागी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको देखिए, जो नहीं मानते उनको पार्टी बनाने का प्रयास तो करती है, लेकिन जो अडिग रहते हैं उनको निष्कासन यानी कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। देखिए, इसमें कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता। जो बागी जीत जाएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के चिन्ह पर जो है कोई चुनाव लड़ भी रहे तो भी दल बदल इस पर लागू नहीं होता, वो भी सत्तारूढ़ दल के साथ जा सकता है। और ऐसा हमेशा होता आया है कि सत्तारूढ़ दल की ओर ही सभी का झुकाव रहता है। देखिए, मेयर का चुनाव तो ओपन है, मेयर के चुनाव में तो कोई भी जो है वो बागी है नहीं, चाहे कोई भी अंबाला हो, पंचकूला हो या सोनीपत हो, तो किसी पार्टी का बागी है नहीं, क्योंकि मेयर का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, तो उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है। तो ऐसे में मेयर के चुनाव में किसी भी पार्टी का बागी उम्मीदवार नहीं है। जो वार्डों के हैं, देखिए वार्डों में निश्चित रूप से हर एक की महत्वाकांक्षा होती है, और महत्वाकांक्षा में जिसको टिकट नहीं मिलती तो उसको निराशा होती है, तो वो अपने समर्थकों के दबाव में चुनाव लड़ लेता है। तो लेकिन अगर जीतने के बाद उसका निश्चित रूप से वो सत्तारूढ़ दल की ओर ही जाएगा, ये पार्टी को लाभ मिलता है। और जो परिसीमन है, जो मतलब बूथों का जो आवंटन होता है, वो वैसे काम तो चुनाव आयोग का है, लेकिन यहाँ पर जिलाधीश या जिला प्रशासन ही तय करता है। तो इसलिए सत्तारूढ़ दल की भूमिका रहती है, चाहे वार्डों की गिनती हो, चाहे वार्डों का परिसीमन हो, चाहे बूथ बनाने हो, ये सब सत्तारूढ़ दल के हाथ में ही होता है। और सत्तारूढ़ दल अपनी सुविधा के अनुसार ही वार्डबंदी करता है। सोनीपत के अंदर 22 वार्ड है, बाकी अम्बाला और पंचकुला में 20-20 वार्ड है। और जो मेयर का चुनाव है वो मेयर के चुनाव पर ही सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है जी। और मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। और ये है, ठीक है कि देखिए गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। ये कारण था कि आज गुड़गांव में होने वाला सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका, क्योंकि जो मेयर है वो आई नहीं, वो पहली रणनीति थी, क्योंकि वहां पार्टी में सहमति नहीं बन पाई। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के मंत्री जो है राव नरवीर, उनमें मतभेद है जी। इसी कारण वहां चुनाव स्थगित हुआ। पहले फरीदाबाद का भी स्थगित हुआ था, वहां केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और 3 मंत्रियों की तिकड़ी है, जिसमें विपुल गोयल है, गौरव गौतम है, राजेश नागर है, वो किसी और को चाहते थे, वहां भी उनमें अनबन है। तो इसलिए देखिए, हर जगह महत्वाकांक्षा की लड़ाई तो है, हर कोई अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहता है। कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी इसलिए कि वहां जो गुट का नेता है वो अपने गुट के व्यक्ति को ही आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के दृष्टिकोण से
उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की बात होती है, लेकिन वहां भी अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने और उनको आगे बढ़ाने की एक जो है वो होड़ रहती है। और उस होड़ में कई आगे निकल जाता है, कोई पिछड़ जाता है। तो इसी कारण है कि अभी तक भी मानेसर को छोड़कर भी कहीं भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो नहीं पाया। और जो मानेसर की मेयर थी इंद्रजीत कौर यादव थी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां उनको राव इंद्रजीत का समर्थन प्राप्त था। तो इसलिए ये गुटबाजी तो सभी जगह स्थानीय निकायों में तो रहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए समस्याएं ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है लाभ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी की स्थिति में है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या कुछ लगता है जो स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर पूर्ववर्ती चुनाव भी लड़े गए हैं, क्या उनको हल किया गया वीरेन जी? और इस बार जो मुद्दे लेकर आए जाएंगे वो जाहिर सी बात है स्थानीय मुद्दे ही होंगे। उन मुद्दों से पूर्ववर्ती मुद्दों में अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो कुछ परिवर्तन होगा, कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे, कुछ और महत्वाकांक्षाएं स्थानीय लोगों की रहेंगी जो वो वोट कास्ट करेंगे अपना? देखिए, मुद्दे तो वही पुराने हैं, वही समस्याएं पुरानी हैं। उन्हीं समस्याओं का आज तक निदान नहीं हुआ। ट्रिपल इंजन की सरकार है, लोगों की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के आधार पर लोगों को ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो सक्षम है, वो इन समस्याओं को हल करने में सक्षम है। तो इसलिए सत्तारूढ़ दल की ओर ज्यादा झुकाव जाता है। अगर विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार होता है तो उसमें लोगों को शंका रहती है, लेकिन उम्मीदवार की छवि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर उम्मीदवार की छवि जो है जनता के लिए उनके अनुकूल है, उनका जनसंपर्क अच्छा है, वो संघर्ष कर सकता है, तो एक धारणा बनती है। लेकिन आमतौर पर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ दल को लाभ मिलता है। और अब जो मेयर का चुनाव ओपन होने के बाद, मतलब प्रत्यक्ष होने के बाद मेयर का चुनाव में, तो इसलिए सबका ये रहता है कि मेयर वही कामयाब होगा जिसे सत्तारूढ़ दल का समर्थन प्राप्त होगा। हाँ, विपक्ष मुकाबला करता है, विपक्ष में अब मुकाबला करने की स्थिति है, लेकिन तो अगर ये जो अब चुनाव हो रहे हैं, अगर विधानसभा चुनाव के नजदीक होते तो तब मामला दूसरा होता, क्योंकि अब तो 3.5 वर्ष का कार्यकाल पड़ा है सरकार को। इसलिए लोगों का एक झुकाव होता है कि हम सत्तारूढ़ दल की ओर ही जाएं, तभी क्षेत्र में, इलाके में विकास संभव है। महेश, आप कंटिन्यू करें, कुछ कह रहे थे आप। महेश, आवाज मिल रही है? महेश सुन पा रहे हैं? ठीक है देवेंद्र, अब अगर आगे की स्थिति हम समझें तो बागियों पर एक्शन भी हो रहा है, सियासी दलों की चुनौतियां कम कैसे हों ये भी एक सवाल है। अब स्थिति, ये वाली स्थिति क्या कहती है कि भाई पार्टी के नेता जो निर्दलीय थे वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, खुद ना उतरे, पार्टी के एक्शन से बचे। जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो खुद नहीं उतरे, उन्होंने बागी उतार दिए, अपनी पत्नियों को उतार दिया। यह स्थिति क्या कहती है? क्या इसमें वो बागी नहीं कहे जाएंगे कि पत्नियों को उतार दिया उन्होंने निर्दलीय? और अगर ऐसी स्थिति है हरियाणा में तो वो कौन कौन से हैं? काट के दोबारा कर दे, ठीक से। देवेंद्र सुन रहे हैं? जी सौरभ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो निर्दलीय और बागियों वाली बात है, बागी तो वो है जो पार्टी का टिकट का दावेदार था और उम्मीदवार था, उम्मीदवारी में भी था, दावेदारी में भी, लेकिन दोनों ही काम नहीं हुए तो विरोध में आके खड़ा गए, उसको बागी कहते हैं। निर्दलीय वो हम मानते हैं उसको, जैसे निर्दलीय कई इस चुनाव में क्या है, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता या छोटे नेता हैं जिलों में, उन्होंने खुद तो खड़े हुए नहीं क्योंकि बागी बन जाते, अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया कि महिला सशक्तिकरण का नारा चल रहा है, शुभ सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान की बात चल रही है, भाई वो मेरी पत्नी कहती है मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं तो मैं उसको रोक नहीं पाया। इस तरह की दलीलों के साथ कुछ लोग जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो भी आगे हैं, खासतौर पे धारूहेड़ा और रेवाड़ी में और धारूहेड़ा में नगर पालिका चुनाव है, रेवाड़ी में नगर परिषद का है। वहां 11 से 12 उम्मीदवार जो हैं अभी खड़े हैं। इसमें चेयरमैन हम उसको कहते हैं नगर परिषद में, और मेयर वो कहते हैं जो नगर निगम है। तो वहां 11 से 12 उम्मीदवार है, लेकिन उनमें 3 वो हैं जो पूर्व रह चुके हैं, बड़े नेता हैं जो, वो उन्होंने भी पर्चा भरा हुआ है, बीजेपी के है वो। धारूहेड़ा में यही स्थिति है, सोनीपत रोहतक में भी यही स्थिति है। सौरभ, इस टॉपिक पे, इस मंच में एक बात कहना बहुत जरूरी है, जो हमारे विधायक और मंत्री हैं पूरे हरियाणा में, जहां नगर पालिका है,
नगर परिषद, नगर निगम, मैंने ये देखा है जो पार्षद चुनकर आए हैं, पानीपत की बात कर रहा हूं, जो पार्षद 10 चुनकर seconds आए में हैं conclude करेंगे, वो देवेंद्र। परवाह नहीं करते, वो नेता के पीछे भागते हैं, मंत्री है, विधायक है, उसके साए में रहते हैं। यही वजह है कि पब्लिक से कट रहे हैं। पब्लिक जो ठीक है। काम कहती है, जो वायदे किए वो नहीं हो ठीक है, रहे। ठीक है। जो पार्षद ठीक है, चुने देवेंद्र। गए हैं निकायों में, चाहे है। पालिका है, नगर परिषद, नगर निगम, वो बड़े नेताओं के, विधायक के पीछे लगे रहते हैं, उसके काफिले में, कॉलोनी में दौरा हुआ हाँ। जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, बजाय इसके कि उनको जमीन पर जाना चाहिए, वार्ड में जाना चाहिए, ठीक है। लोगों से पूछे क्या समस्या है, जो समस्या थी क्या हल हो गई, ठीक है। या वार्ड के लोग ठीक उनसे है पूछ देवेंद्र, सकते हैं ठीक कि है। हमने आपको 2 महीने पहले बात कही थी। आज सुबह की ठीक बात है देवेंद्र, ठीक पानीपत है। का जियो गीता पार्क है, जियो गीता पार्क का मैं नाम देवेंद्र आऊंगा आपके महाराज पास, जिनके समय थोड़ा कम है, मुझे थोड़ा मुख्यमंत्री रोकना पड़ेगा आपको देवेंद्र। सभी हाँ, ठीक है। मुख्यमंत्री पहुंच होते हैं, उन्होंने ठीक है, ठीक है। पार्क बनाया, वो सेक्टर 17 में स्थिति जो है जियो एक- गीता पार्क, ठीक है। 50 लाख रुपए तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर खरे थे, उनसे दिलवाया। उस पार्क की हालत देख लीजिए, बहुत बुरी हालत है। आज स्थानीय वहाँ मुद्दे पूरे तो बंदरों प्रभावी के खोज रहेंगे थी आज देवेंद्र, सुबह। बिल्कुल, जब मैं मौजूद जाहिर- था वहां पे, मेरा मतलब पार्षद काम नहीं कर रहे, वो जीतने के बाद विधायक को मंत्रियों के साए में रहते हैं, उनके काफिलों में चलते हैं। यही वजह है कि काम नहीं ठीक हो है। पा रहे, जिससे लोगों में गुस्सा है। ठीक है। संकल्प पत्र तो पहले भी आए थे, ठीक है देवेंद्र, बंदर भी ठीक है। पकड़ने थे, सफाई भी पूरी होनी थी, लेकिन नहीं हो पा रही, अभी भी नहीं हो रही जहां चुनाव हो चुके हैं। हाँ, ठीक तो है। ये व्यवस्था, ये स्थिति को बदलना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बदलना होगा, और अगर बदलेगी तभी उसका प्रभाव होगा और जनता में विश्वास भी बढ़ेगा। महेश, बहुत लंबे समय तक आपसे हम नहीं जुड़ पाए टेक्निकली फॉल्ट की वजह से, लेकिन अब आप बताएं विस्तार से कि मौजूदा स्थिति को देखकर क्या कुछ कहा जाए कि जो निष्कासन हो रहा है बागियों का, सियासी दलों की चुनौतियां कम होंगी, ओवरऑल अगर समझाएं आप तो क्या है? देखिए, बागी अगर चुनौती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी बड़ी चुनौती मैं इसलिए नहीं मान रहा कि चुनाव के पहले जो परिस्थिति होती है, चुनाव नज़दीक आते आते बहुत कुछ बदल जाता है, और भले ही वो चुनाव में खड़े हों, लेकिन मतदान से ठीक पहले काफ़ी सारे उम्मीदवार जो हैं वो किसी के समर्थन में, यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बैठ भी सकते हैं, और खुद मुख्यमंत्री सीधे बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है कि यहाँ पर छोटे से छोटे चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो जाते हैं और पूरी संजीदगी के साथ उस चुनाव को जीतने की कोशिश करते हैं। अब अगर किसी पार्षद पद के चुनाव में मुख्यमंत्री का फोन आ जाए और मुख्यमंत्री ये कहें कि आपकी हर इच्छा को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के हिसाब से आपको चलने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफी सारे ऐसे उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में तो खड़े हैं, लेकिन मतदान की तारीख आते आते बीजेपी के समर्थन में बैठ जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, मैनेजमेंट के लिहाज से काफी कमजोर कही जा सकती है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बागियों को किस तरीके से स्पून फीडिंग बीजेपी कर रही थी, हर तरह का सहयोग, हर तरह की सहायता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के बागियों को पहुंचा रही थी। एक एक दिन की मॉनिटरिंग और हर दिन ये जानने की कोशिश की जो कांग्रेस पार्टी का बागी उम्मीदवार है वो कितने वोटर तक पहुंच चुका है और उसे कितना और उठाया जा सकता है। आप ये भी मानकर चलिए कि ऐसे बागी कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवारों की जनसभाओं में, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को भेज देते थे ताकि मुकाबले की स्थिति नजर आए और कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा वोट वो डैमेज कर पाए। तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी किसी भी हद तक जाएगी और कांग्रेस पार्टी मैनेजमेंट के लिहाज से बेहद कमजोर हर बार साबित होती है, इस बार भी होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस की लिए चुनौती ज्यादा, बीजेपी के लिए कम। कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा निकाय चुनाव में और कैसे आगे का समीकरण, सियासी समीकरण, दोनों ही सियासी दल जो प्रमुख तौर पर हैं, हालांकि और भी सियासी दल हैं लेकिन प्रमुख तौर पर बीजेपी कांग्रेस हैं, वो समीकरण बनाते, सियासी समीकरण बनाते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।